ओके। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? रेखाएं एवं कोण। आपके बुक में चैप्टर नंबर 6 में आएगा। और सीधे चैप्टर पढ़ने के पहले ये समझो कि लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण, गणित के किस भाग में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि गणित में अलग अलग सेक्शन होते हैं। एक होता है बीजगणित, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, सांख्यिकी, है ना। इस टाइप से काफी सेक्शन में आप उसको डिवाइड करते हो मैथमेटिक्स को। तो लाइन्स एंड एंगल क्या है? ज्यामिति का एक भाग है ना। तो गणित का वह भाग जिसमें हम लोग अलग अलग आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं उसको ज्यामिति कहते हैं। ठीक है। मतलब उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि मान लो हमारे पास एक आकृति है, त्रिभुज, है ना। इसको त्रिभुज कहते हैं। अब इस आकृति के जब गुणों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसमें कितने शीर्ष हैं, कितने कोण हैं, कोणों का योग कितना होगा, तो किसी भी आकृति के गुणों के बारे में आप कहाँ पढ़ते हो? ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक त्रिभुज नहीं है। एक लाइन अगर हम बात कर रहे हैं, कोण की बात कर रहे हैं, तो ये सारे क्या है? एक बिंदु की बात करेंगे तो ये सारी चीज क्या है? एक आकृति, एक शेप है। तो इन शेप के बारे में जब पढ़ोगे तो कहेंगे हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्यामिति के सेक्शन। तो चैप्टर आपका है लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। इसको आज स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट है सारी चीज देखेंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को सारी चीज पता भी होंगी। रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है। चलिए। तो सबसे पहले आपको पता है क्लास में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीच बीच में आपसे। तो पोल में आंसर करने के लिए आपको क्या करना है? इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे, एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, वन पोल एक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी 4 ऑप्शन में आपको सही लगते हैं, ए बी सी या डी, उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ वोट पर क्लिक करके आपका आंसर सबमिट करना है। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज के, स्पेशली आज के क्लास में काफी आसान क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होंगे। तो सारे ही आंसर कीजिएगा ताकि आपके दोनों ही लिस्ट में नाम है, अटेंडेंस वाले में भी और पोल वाले में भी। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा लाइन्स एंड एंगल में। जो पहला कंसेप्ट है हमारा, तो पहला टॉपिक है भुजा एवं कोण, यानी साइड्स एंड एंगल्स। देखो साइड एंगल टॉपिक का नाम आपको क्या दिख रहा है? भुजाएं एवं कोण। तो अभी मैं आपको बता रहा था ना कि इस ज्योमेट्री में, ज्यामिति में हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी आकृति अगर रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है, तो जिन भी रेखा खंडों से वो आकृति बनी हुई है उसी को उसको भुजा कहेंगे, है ना। उसी को उसको भुजा कहेंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर एक आकृति बना रहा हूं यहाँ पर। अब इसका नाम आप लोग लिख सकते हो क्या? ये आकृति को आप क्या बोलोगे? इस आकृति का अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी, ये एक शेप है। इस शेप का नाम क्या है? आप लोग चैट में लिख के बताओ, माइक ऑन करके बताओ, जैसे भी आप बता सकते हो बताइए। इस आकृति को आप क्या बोलोगे? एनीवन? काफी सिंपल सा शेप है ना। इसका नाम क्या है? आप बोलोगे सर इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं ना, ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल, नाइस। ये सबमिट करें, ट्रायंगल या फिर त्रिभुज। तो इसको कह सकते हो सर यहाँ पर 3 भुजाएं हैं। तीन त्रिभुज क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 भुजाएं हैं। और वो 3 भुजाएं कौन सी है? जिन भी रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है। तो आपको कहोगे सर एक हमें दिख रहा है ए बी, एक मुझे दिख रहा है बी सी, और एक मुझे दिख रहा है ए सी। तो आप भुजा कौन कौन से बोलोगे? सर हमारे पास 3 भुजाएं यहाँ पर, एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी। तो ये 3 भुजाएं हैं, इसलिए हम कहते हैं ये त्रिभुज। समझ में आया? तो जिन भी रेखा खंडों से ये मिलकर बनी हुई है उसी को आप भुजा कह रहे हो। या फिर आप एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, भुजा को एक तरीके से और डिफाइन करते हैं। जैसे ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा एबीसी, तो जो भी पॉइंट्स को मैंने नाम दिया है ए बी और सी, इस बिंदु को, है ना, इस कॉर्नर को, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इस तीनों पॉइंट को जिसको मैंने नाम दिया है ए बी सी, इसको आप इस त्रिभुज का शीर्ष कहोगे। या फिर इंग्लिश के मीडियम के बच्चे हो तो आप उसको वर्टेक्स कहोगे। ठीक है, शीर्ष या वर्टेक्स। तो यहाँ पर कितने वर्टेक्स हैं? 3 वर्टेक्स है, ए बी और सी। तो आप कह सकते हो सर भुजा क्या होता है? किसी भी दो लगातार शीर्षों को जोड़ता है। ठीक है, भुजा क्या करता है? देखो ए शीर्ष और बी शीर्ष को जोड़ रहा है, उसी तरीके से बी सी भुजा जो है शीर्ष बी और शीर्ष सी को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी तरीके से ए सी भुजा जो है शीर्ष ए और शीर्ष सी को जोड़ रहा है ना। तो आप कह सकते हो सर भुजा क्या होता है? किसी भी आकृति में दो लगातार शीर्षों को जोड़ने का काम करता है। क्लियर हुआ ये चीज कि भुजा क्या होता है? किसी भी आकृति का साइड क्या होता है? दो लगातार शीर्षों को जोड़ेगा, दो लगातार वर्टेक्स को जोड़ेगा। तो डेफिनेशन में वही चीज लिख सकता है यहाँ पर, किसी भी आकृति की जो भुजा होती है वह रेखाखंड होगी जो आकृतियों के शीर्षों को जोड़ता है। रेखाखंड कहने का मतलब लाइन सेगमेंट, रेखा का एक भाग होगा। आगे के क्लासेस में और डिटेल में सीखेंगे, अभी के लिए एक सीधी लकीर समझिएगा। ठीक है, तो आप बाद में और पढ़ोगे कि रेखाखंड रेखा किरण में क्या अंतर है। अभी समझना है, एक रेखा का भाग है, रेखा का टुकड़ा है। ठीक है, एक सीधी लकीर है।
तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर जो आकृति आपने दिखाया इसमें आप इसको नाम दे दो ABCD, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया ABCD। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर 4 शीर्ष है A B C और D। तो शीर्ष A और B को कौन जोड़ रहा है? भुजा AB है ना, इसको आप कहोगे सर भुजा है हमारा या फिर साइड है, ठीक है। उसी तरीके से इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे सर B और C शीर्ष को जोड़ने वाला भुजा हमारे पास BC है, C और D को जोड़ने वाले शीर्ष को भुजा हमारे पास CD है, और A और D वाले शीर्ष को जोड़ने वाला भुजा हमारे पास AD है, ठीक है। तो कितनी भुजाएं हैं यहाँ पर बताइए आप, कितनी भुजाएं हैं इस आकृति को देख के बताइए। इस आकृति में आपको 4 भुजाएं दिख रही है ना, तो आप कहोगे सर 4 भुजा है, उसका अगर मुझे नाम लिखने के लिए बोला जाए तो देखो कौन से रेखाखंड है। एक रेखाखंड मुझे दिख रहा है AB, एक मुझे दिख रहा है BC, एक मुझे दिख रहा है CD, और एक मुझे दिख रहा है AD, ठीक है। तो ये 4 भुजाएं हैं कि आप कहोगे सर 4 भुजा है इस फिगर में, या फिर 4 साइड है। ये क्लियर है? काफी आसान लगा आपको? ये तो काफी आसान है। तो इसी तरीके से मैं एक और फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, एक फिगर और बना रहा हूँ। इसमें आप मुझे बस काउंट करके बताना कि कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। ये भी एक बंद आकृति है, तो मुझे बताइए यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है। इसका मैं आपके लिए नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इसका सभी को मैं नाम दे रहा हूँ ABCDEFG। एक बंद आकृति रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि इसमें भुजा कितनी है, साइड कितने है, बस काउंटिंग करके बताइए नंबर, कितने भुजाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आपको काउंट करके मिल रहा है, 7। आप कहोगे सर हमें एक भुजा यहाँ पर दिख रहा है, भुजा AB है ना, शीर्ष A और B को जोड़ने का काम कर रहा है भुजा AB, B और C को जोड़ने का काम कर रहा है भुजा BC, ठीक है। एक मुझे दिख रहा है C और D के पास एक भुजा, ये वाला दिखा, ये साइड है। एक मुझे DE दिख रहा है भुजा, है ना। एक मुझे भुजा FE दिख रहा है ना, ये वाला भुजा। और GF को आप कह सकते हो सर एक भुजा ये है, और एक AG को दिख रहा है हमारे पास ये भुजा, ठीक है। कितनी भुजा हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। आपको सर यहाँ पर टोटल कितने भुजा हो गए? 7 भुजा हो गए। क्लियर है? जिस भी रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है उसी रेखाखंडों को भुजा कहेंगे। चलो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, क्या हम किसी भी आकृति में किसी भी शीर्षों को जोड़ देंगे तो भुजा मिलेगी? जैसे कि अगर मैंने कुछ ऐसा फिगर बनाया, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भुजा कितनी है, तो आप काउंट करोगे सर 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका अगर मैं नाम दूं ABCDE, ठीक है। चलो यहाँ पर समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा, आपसे कहूँ कि चलो सभी भुजाओं का नाम लिखिए, तो आप सारे भुजा का नाम लिखोगे सर। एक मुझे दिख रहा है AB, B और C को जोड़ने वाला BC, C और D को जोड़ने वाला CD, D और E को जोड़ने वाला DE, और E और A को जोड़ने वाला EA। तो ये आपका जो सर हमारे पास 5 भुजाएं हो गई, ठीक है, 5 भुजा हो गए या फिर 5 साइड हो गए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, क्या मैं A को C से जोड़ दूं, A को C से मैं जोड़ दूं अगर, तो AC जो दिख रहा है, AC को आप भुजा कहोगे क्या? ये भी तो 2 शीर्षों को जोड़ रहा है ना, AC भुजा होगा, यस या नो? इस फिगर का भुजा कहलाएगा? नहीं, AC को भुजा नहीं कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। AC क्या है, 2 लगातार शीर्षों को नहीं जोड़ रहे है ना, 2 लगातार शीर्षों को जोड़ने वाले को ही भुजा कहते हैं। A के बाद देखो B दिख रहा है, A के बाद यहाँ पर E दिख रहा है। आमने सामने वाले भुजाओं को जोड़ने पर हमारे पास, आमने सामने वाले शीर्षों को जोड़ने पर इस वाले को आप भुजा नहीं कह सकते, इसको हम भुजा नहीं कहेंगे, इसको विकर्ण कहते हैं या फिर डायगोनल कहते हैं, आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने एक चतुर्भुज बनाया, यहाँ पर नाम दे दिया मैंने ABCD, और मैं क्या कर रहा हूँ, B से D को मैंने मिला दिया, तो BD हमारा भुजा होगा क्या? मैं कह रहा हूँ BD हमारा भुजा होगा क्या? BD, यस या नो? तो आप कहोगे नहीं सर BD भुजा नहीं होगा। आमने सामने वाले शीर्षों को आप मिला दीजिएगा तो भुजा नहीं होगा। तो भुजा सिर्फ कौन सा है? CD है, BC है, AB है और AD है, 4 भुजाएं हैं। समझ में आया? ये क्लियर हुआ सभी को कि आमने सामने वाले शीर्षों को जोड़ने पर भुजा नहीं मिलेगी, सिर्फ लगातार शीर्षों को जोड़ेंगे तभी भुजा मिलेगी। क्लियर? भुजा की संख्या भी काउंट कर लेंगे जिन भी रेखाखंडों से मिलकर बनी है। भुजा करती क्या है? आप कह सकते हो 2 लगातार वर्टेक्स या 2 लगातार शीर्षों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला कंसेप्ट है हमारे पास वो है कोण का, कि एंगल क्या होता है। देखो एंगल को ऐसे समझो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोण क्या होता है, एंगल या कोण। और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? किसी भी बंद आकृति के अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं कह रहा हूं कि हमारे पास अगर 2 लाइन है या लाइन सेगमेंट है या रे है,
या कह दो सीधे भुजा कह दो अभी के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास दो साइड है, ठीक है, तो ये दो साइड जहां पर भी मिल रहे होंगे वहां पर ये जो आपको बन रहा है ना, इनके बीच का जो झुकाव है ना, इस झुकाव को हम क्या कहते हैं, इस झुकाव को कहते हैं कोण, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी आकृति में जहां पर भी दो भुजाएं मिलती हैं उनके बीच का जो झुकाव होता है उस झुकाव को कोण कहते हैं या फिर एंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम भी लिखने के लिए सीखो आप। अगर मुझे कोई भी फिगर में बनाऊं तो उसका नाम देते हैं, तो इसको आप क्या करो, ये कौन सी भुजा से मिलकर बनी है, मान लो इसका नाम दे दिया ए ओ बी, तो आप कह सकते हो ना सर ये हमारा एक एओ भुजा से बनी है और एक ओ बी भुजा से मिलकर बनी है, एओ और ओ बी से, ठीक है। तो आप स्टार्ट करिए ए से और बी की तरफ जाइए, ए से आप जाओगे ओ की तरफ और ओ से जाओगे आप बी की तरफ, ठीक है। तो आपको मिलेगा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एंगल ए ओ बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एंगल ए ओ बी। या फिर इसका एक और तरीका है, आप बी से स्टार्ट करके आप ओ की ए की तरफ जाइए, तो बी से आप अगर स्टार्ट करोगे तो बी से जाइएगा ओ पे और ओ से जाइएगा आप ए पे, तो आप लिखोगे सर इसको बस उल्टा कर देना है, इसको लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए। तो ये समझ में आया कि नाम कैसे लिखते हैं किसी भी एंगल का। तो चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक और उदाहरण से देखिए, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक कोण मैंने बनाया पी क्यू आर, ठीक है, इसका नाम लिख दिया मैंने पी, यहाँ पर बिंदु का नाम दिया क्यू और यहाँ पर मैंने लिया आर। आप मुझे बताओ, मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है हमारे पास एंगल पी आर क्यू ऐसा लिखोगे, ऑप्शन बी है हमारे पास एंगल पी क्यू आर, ऑप्शन सी है हमारे पास एंगल आर पी क्यू, कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है। तो आप बोलोगे सर हमारे पास इस वाले कोण की बात की जा रही है, तो इस वाले कोण में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्यू लिखा गया ना बीच में, यहाँ पर क्यू है, तो आप बोलोगे सर इसका शीर्ष, इस कोण का जो शीर्ष है वो क्यू है, इस पॉइंट को कहते हैं शीर्ष, हमारा वर्टेक्स कह लेंगे। तो आप बोलोगे सर पी से जाइए क्यू की तरफ और क्यू से जाइए आर की तरफ, तो इसको आपको लिखना होगा एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये पूरा नाम कहलाता है एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो बीच में आपको क्या लिखना है, जिस भी कोण की आप बात कर रहे हो, ये कोण क्यू है ना, क्यू पे बन रहा है, तो बीच में क्यू आएगा, तो एंगल पी क्यू आर लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल आर क्यू पी, बस इसका उल्टा कर दिया, आर को पहले लिख दिया पी को बाद में लिख दिया, तो आर क्यू भी लिखोगे तो भी सही होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत हो गया, क्योंकि बीच में आर लिखा गया तो ये नहीं होगा, और यहाँ पर बीच में पी लिखा गया तो ये नहीं होगा। समझ में आया, ये क्लियर हुआ। एक और मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, एक और मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक मैंने कोण बनाया और इस कोण का नाम मैंने दिया, चलो थोड़ा अलग टाइप का बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बना दिया। और आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारा नाम है एक्स वाई जेड, ठीक है, इसका नाम आप लिख के बताओगे मुझे, एंगल के बाद ये एंगल का साइन लगाना जरूरी है, ये बताता है कि हमारा कोण की बात कर रहे हो आप, इस कोण की बात कर रहे हो, तो इस कोण का आप नाम कैसे लिखोगे, एंगल के बाद आप क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड। आप कहोगे सर बीच में क्या है, आप जो दोनों लाइन है मिल कहाँ पर है, वाई पे मिल रहा है, मतलब कोण वाई की बात कर रहे हो तो वाई बीच में रहेगा, है ना, वाई बीच में रहेगा। इसके पहले आप एक्स वाई और एक्स जेड से मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर एक्स से स्टार्ट करके जेड की तरफ जाइए, तो आप कहोगे सर एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, ये लिखना बिल्कुल सही है। या फिर आप लिख सकते हो सर एंगल जेड वाई एक्स, ठीक है, बस इसे उल्टा कर दिया, जेड वाई एक्स लिख दो चाहे एक्स वाई जेड लिख दो, दोनों ही सही है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक्स आएगा, जेड वाई एक्स, क्लियर हुआ। तो दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, एंगल एक्स वाई जेड चाहे एंगल जेड वाई एक्स। तो एंगल का नाम देने के लिए समझ में आया आपको कि कैसे लिखते हैं, किसी भी कोण का आप नाम दे दोगे। तो अगर हम लोग बात करें बंद आकृति की, ठीक है, तो इसका नाम आप लिख के बताइए, इसका नाम चलो लिख के बताओ आप लोग, इस कोण का क्या नाम देंगे, बीच में क्या दिख रहा है आपको, ओ दिख रहा है ना, इस कोण की बात कर रहे हैं तो बीच में ओ दिख रहा है, तो ए से स्टार्ट करेंगे, ओ से होते हुए बी की तरफ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर एंगल ए ओ बी, ये लिख देंगे। या फिर एंगल बी से स्टार्ट करके ए की तरफ आप जाओगे तो ऐसा जाओगे, आप बोलोगे सर ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, ऐसा भी लिखना सही है, ये भी लिखना सही है, ठीक है, ओ बीच में आएगा, ठीक है, बी ओ ए लिख दें तो भी सही है, ए ओ बी लिख देंगे तो भी सही है, ठीक है, बीच में ओ आएगा, जिस भी कोण की बात कर रहे हो वो हमारा बीच में आता है, ठीक है। अब किसी बंद आकृति की बात करें अगर, तो आपको क्या बोला गया, जहां पर भी दो भुजाएं मिलेगी वहां पर एक कोण बन जाएगा। तो अगर मैं बात बोलूं कि हमने एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बनाया और इसका नाम दे दिया एबीसी, अगर हमने इस त्रिभुज का नाम दिया एबीसी, तो मुझे बताओ इस त्रिभुज में कितने कोण बन रहे हैं, इस त्रिभुज में कितने कोण बन रहे हैं,
मैं भुजा नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कोण कितने बन रहे हैं। तो आप बोल सर जहां भी दो भुजाएं मिलेगी वहां पर एक कोण बन जाएगा। तो एक कोण तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है दो भुजाओं के बीच में, एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोण नंबर 2, और एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोण नंबर 3। तो कोण एक का अगर मैं नाम लिखना चाहूँ, ये समझिएगा, कोण एक का अगर मैं नाम लिखना चाहूँ तो कोण एक कहाँ पर है, कोण बिंदु ए पे, वर्टेक्स ए पे। तो आप लिखोगे सर इसका पूरा नाम जो होगा BAC होगा, है ना। बी से स्टार्ट करेंगे, ए की तरफ जाएंगे, ए से सी की तरफ जाएंगे, तो इसको लिखा गया सर एंगल BAC, कुछ ऐसा नाम लिख देंगे, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि कोण नंबर 2 को लिखिए, एंगल 2 को लिखिए, तो एंगल 2 का नाम क्या लिखेंगे, एंगल 2 ये वाला है, बी पे बन रहा है ना, पॉइंट बी पे बन रहा है, तो बी बीच में आएगा। आप बोलोगे सर ए से स्टार्ट करेंगे, बी से होते हुए सी की तरफ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर एंगल ABC, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इस तरीके से मुझे बताइए कोण 3 का नाम कैसे लिखेंगे, एंगल 3 का नाम कैसे लिखोगे, ए से बी, वेरी नाइस। तो आप बोलोगे सर सी पे बन रहा है तो सी बीच में आएगा, और इसके और कौन से अल्फाबेट आएंगे, तो ए से जाएंगे सी होते हुए बी की तरफ, तो बोलेंगे सर इसको लिखेंगे एंगल ACB। तो ये 3 कोण दिख रहे हैं आपके, तो 3 कोण मिल गए यहाँ पर, कोण 3 आ गए। अगर मैं आपसे पूछता कि यहाँ पर भुजा कितनी है, तो आप कहोगे सर भुजा भी 3 है, AB BC और AC, ठीक है, तो भुजा भी 3 है। BCA हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपको बताया ना, आप क्लास अभी ज्वाइन किए हो तो। अगर ACB लिख रहे हो तो ACB को आप BCA भी लिख सकते हो, इसको तो उल्टा लिख ही सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग कोण नहीं है। एंगल ACB को ही आप लिख सकते हो एंगल BCA, ये दोनों सेम कोण है, बस इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा, समझ में आया? क्योंकि आपको बताया ना अभी कि अगर मैं लिख रहा हूँ ऐसे ABC, तो इस कोण को आप दो तरीके से नाम लिखते हो, या तो एंगल ABC लिख सकते हो या फिर एंगल CBA लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हैं, बी बस बीच में रहेगा, ठीक है, ये बी बीच में रहेगा। क्लियर, इतना क्लियर है? तो ये कोण के बारे में तो काफी आसान है, किस तरीके से हम लोग नाम देते हैं। तो मुझे बताइए इस आकृति में आपको कितने कोण दिख रहे हैं, इस आकृति में कितने कोण दिख रहे हैं। एक बंद आकृति है, रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, तो जहां भी दो भुजाएं मिलेगी वहां पर कोण बन जाएगा। तो एक कोण तो मुझे ये वाला दिख रहा है, कोण नंबर 1, एक कोण तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कोण नंबर 2, एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कोण नंबर 3, और एक कोण मुझे यहाँ दिख रहा है, कोण नंबर 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर बताइए कितने कोण है, तो आप बोलोगे सर कोणों की संख्या जो है वो 4 है हमारे पास, तो एंगल्स कितने हैं, 4। अगर मैं आपसे पूछता कि भुजा कितनी है, तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर भुजा भी 4 है, ठीक है, भुजा भी 4 है। तो कभी भी कोई भी बंद आकृति अगर रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, तो कोण की संख्या और भुजा की संख्या हमेशा इक्वल होती है, ठीक है, हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, हमेशा बराबर होगी। तो जितने कोण है उतने ही भुजा भी होंगे। जैसे त्रिभुज में आपने देखा, त्रिभुज में भी 3 कोण थे, 3 भुजा थे, तो यहाँ पे चतुर्भुज है, 4 भुजा है, 4 कोण है, 4 साइड है, 4 एंगल है, ठीक है। जहां भी दो भुजा मिलेगी उनके बीच के झुकाव को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। क्लियर है, ये समझ में आया, ये क्लियर है। अब देखो अगला कंसेप्ट आपका है शीर्ष। शीर्ष मैंने आपको पहले ही बता भी रखा है, शीर्ष क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। जहां भी दो रेखाखंड मिलेगी, जहां भी दो रेखाखंड मिलेगी वहां पर आप कह सकते हो सर ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो झुकाव है इसको तो हम लोग कोण कहते हैं, इसको तो हम लोग कोण कहते हैं। लेकिन जो पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, अगर इस पॉइंट की आप क्या कहोगे, इस उभयनिष्ठ बिंदु को, मतलब ये जो पॉइंट है ओ, आप देखो सर AO में भी ओ आ रहा है और BO में भी आ रहा है, देखो AO में भी ओ आ रहा है और BO में भी ओ आ रहा है। तो जो भुजा, दो भुजा में ओ पॉइंट कैसा है, पॉइंट ओ कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु है, उसको हम लोग उसका क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर इस बिंदु ओ को क्या कहेंगे, इस कोण का शीर्ष कहेंगे, इस कोण का शीर्ष कहेंगे। समझ में आया? अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं XYZ, ठीक है, अगर मैं इस बार इस फिगर की बात करूं, इस झुकाव की बात करूं, तो ये तो कोण है हमारा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस Y की बात करूं, तो इस Y पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को इस कोण का शीर्ष कहेंगे, इसका वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं कोई आकृति की बात करूं, बंद आकृति की बात करूं, तो आप कह सकते हो सर अगर आपने एक चतुर्भुज बना लिया, मान लो जैसे किसी का माई कौन है, दक्ष के नाम से जो बच्चे हो, यशिका शायद आपने वो नाम बताया, तो आप माइक बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है ABCD, चलो इसका नाम मैंने लिखा ABCD। तो मुझे बताइएगा यहाँ पर शीर्ष कितने हैं, इसके वर्टेक्स कितने हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर वर्टेक्स कितने हैं, शीर्षों की संख्या 4 है। आप कह सकते हो सर यहाँ पर जो ये चारों पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये कॉर्नर्स, इस कॉर्नर्स को ही
कोने को ही हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो एक शीर्ष मुझे डी दिख रहा है, एक शीर्ष मुझे सी दिख रहा है, एक शीर्ष मुझे बी दिख रहा है, एक शीर्ष मुझे ए दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए नाम लिखने के लिए सीखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि शीर्ष लिख के बताइए, ठीक है, वर्टेक्स लिख के बताइए, तो शीर्षों को लिखने के लिए आप सिर्फ अल्फाबेट लिखते हो ऐसे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो बस इस तरीके से लिखेंगे। 4 शीर्ष आ गए, आप बोलोगे सर शीर्ष कितने हैं, हमारे पास 4 है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर भुजा लिख के बताइए, तो भुजा आप कैसे लिखोगे? है सर। भुजा बोलोगे सर ए बी, बी सी डी और ए डी, ठीक है। तो 4 भुजा भी आ गए। और आपसे अगर मैं बोलूँ कि कोण कितने हैं, तो कोणों की संख्या भी हो जाएगी 1 2 3 4, 4 कोण होंगे। नाम आप लिख सकते हो, अगर मैं सिर्फ कोण बी की लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक कोण लिख रहा हूँ कोण बी की, तो कोण बी का अगर नाम लिखना हो तो आप बोलोगे सर कोण बी लिखना है तो शीर्ष बी है, तो ए से जाइए बी की तरफ और बी से जाइए सी की तरफ, तो इसको लिख दोगे एंगल ए बी सी, ठीक है। या फिर इसका एक और नाम है, और दूसरा नाम बताइए क्या लिख सकते हैं? सी से ए की तरफ चले जाइए, तो इसको लिख दोगे सर एंगल सी बी ए, तो दोनों ही लिख सकते हैं, या तो एंगल ए बी सी लिखो चाहे एंगल सी बी ए लिखो, ठीक है। नाइस, तो इस तरीके से लिखते हैं। बाकी कोण ए को भी लिख सकते हो ऐसा ही नाम, कोण सी को भी लिख सकते हो, कोण बी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी का तो लिख दिया, कोण डी को भी लिख सकते हैं। तो इस फिगर को देख के बताइए, ये तो हमने कर ही लिया। इस फिगर को देख के बताइए कि भुजा की संख्या यहाँ पर कितनी है, कितने साइड है? सर 6 भुजाएं, 6 कोण, 6 शीर्ष है। नाइस, 6 भुजाएं हैं, 6 शीर्ष है, 6 कोण है। आप कह सकते हो सर यहाँ पर अगर हम, ये तो ठीक है, काफी आसानी से गिन लिया। जैसे आपने अगर भुजा गिनना हो तो आप बोले सर जिन रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं। तो आप इसका नाम अगर मैं देना चाहूँ तो पहले तो इस आकृति का नाम दे दीजिए, तो इसको लिख दोगे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इसका नाम दे दिया। अगर मुझे भुजा लिखनी है तो आप बोलोगे सर इसका नाम कैसे लिखेंगे? एक ए बी सी डी, है ना, डी ई और ओके। ई एफ, और एक भुजा ए एफ, ठीक है। तो कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 भुजाएं। शीर्षों को लिखना हो तो क्या करेंगे? सिर्फ अल्फाबेट लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो 6 शीर्ष आ गया। अच्छा, विशाल के नाम से बच्चों आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 6 शीर्ष आ गए। अगर मुझे कोण लिखना है तो कोण भी काउंट कर लीजिए, 6 ही रहेगा। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, 6 कोण आएगा। अब मैं कह रहा हूँ कोण 3 को लिख के बताइए, कोण 3 का नाम आप लिख के बता सकते हो? कोण तो 6 टोटल आ गए, तीसरे वाले कोण का नाम क्या होगा? सी के पास जो बन रहा है, बिंदु सी पे बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ये कोण 3 जो है बीसी और सीडी के मिलने से बन रहा है ना, एक भुजा बीसी आया और एक भुजा सीडी आया, तो आप कहोगे सर इसका नाम लिख देंगे एंगल बी सी डी। तो इस तरीके से आप सारे 6 कोण का नाम लिख सकते हो, सारे 6 कोण का नाम लिख देंगे। इसी तरीके से एक मुझे कोण 5 का नाम लिख के बता दीजिए, बस आप कोण 5 का नाम लिख के बताइए। कोण 5 देखिए कहां पर बन रहा है, बस सर्च करो कोण 5 कहां पर है, तो कोण 5 ये वाला है ना। तो कौन से दो भुजा से मिला है? एफ ई और डी ई, तो ई पर बन रहा है ना, तो ई को बीच में लिखेंगे, ई को बीच में लिखेंगे और एफ और डी को यहाँ पर लिख दोगे। एफ ई डी भी लिख सकते हैं, तो भी ये कोण 5 को रिप्रेजेंट कर देगा, एंगल का साइन लगा देंगे। और यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, इसका उल्टा लिख देंगे सर डी से एफ की तरफ, तो लिख देंगे एंगल डी ई एफ। तो ये दोनों ही क्या है? कोण 5 है। समझ में? एफ ई डी भी लिखेंगे तो भी सही है, डी ई एफ लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर भी हमें दिखा कि भुजा की संख्या भी 6 थी, शीर्षों की संख्या भी 6 थी और कोनों की संख्या भी 6 थी, ठीक है, सभी बराबर रहेंगे। मुझे बताइए अगर हमारे पास कोई एक बहुभुज है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि एक बहुभुज है हमारे पास जिसमें भुजाओं की संख्या हमारे पास 20 है, तो उसमें कोनों की संख्या कितनी रहेगी? भुजा की संख्या अगर 20 है तो कोण की संख्या कितनी रहेगी? 20 ही रहेगा, कोण भी 20 रहेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कोण 20 है तो शीर्ष कितना रहेगा, तो शीर्ष भी बोलोगे सर 20 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे? हमेशा बराबर रहेंगे। कंडीशन क्या है? बंद आकृति होना चाहिए, रेखा खंडों से मिलकर बनी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इस फिगर को देख के मुझे बताओ, इसको बस आपको काउंटिंग करना है कि यहाँ पर भुजा कितने हैं और कोण कितने हैं। भुजा की संख्या और कोणों की संख्या काउंट करनी है, काफी सिंपल है। 8 नहीं, भुजा काउंट करिए, 8 नहीं है। अच्छा 8, हाँ ठीक है, नाइस सर 8 भुजा, 8 हाँ कोण, हाँ 8 शीर्ष भी 8 है, ठीक है, नाइस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ, पहले तो इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नाम देता हूँ। तो ए
बी, जितने भी वर्टेक्स है ना सभी पे नाम लिख देता हूँ, ABCDEFG। अच्छा, मुझे सिर्फ अगर काउंटिंग पूछा जाए ना, तो नंबर अगर पूछा जाए तो नाम देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अगर नाम लिखना है अगर मुझे पूरा कि कौन कौन से भुजाएं हैं, तब तो नाम देना जरूरी है। लेकिन अगर सिर्फ काउंटिंग करना हो, गिनती गिनना हो, तब हमें नाम भी देने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप ऐसा काउंट कर सकते हो। देखो मैं थोड़ा हाईलाइट करके इसको दिखा देता हूँ। AB एक भुजा, BC दूसरी भुजा, CD तीसरी भुजा, यहाँ पर मुझे मिलेगा चौथा भुजा, ये 5, ये छठा, ये 7वां और ये 8वां, ठीक है। तो 8 भुजा दिख गए आपको। आप यहाँ पर नंबरिंग में मैं लिख दे रहा हूँ आपको सर, 1 2 3 4 5 6। अच्छा कहीं छूट गया क्या, सॉरी ये एक छूट गया हमारा, चलो इसको मिटाइए, ठीक है। 1 2, यहाँ पर आपको सर ये CD भुजा था हमारा 3, एक DE भुजा था हमारा 4, एक FE भुजा था हमारे पास 5, एक GF भुजा था हमारे पास 6, एक GH या HG भुजा था हमारे पास 7 और एक AH भुजा था हमारे पास 8। तो आप कहोगे सर 8 भुजाएं हैं, ठीक है। अगर 8 भुजाएं तो कोण कितने रहे होंगे, कोण भी 8 रहे होंगे। आप सीधे बोल सकते हो सर हमारे पास कोणों की संख्या भी कितनी रहेगी, कोण की संख्या भी 8 ही रहेगी, क्योंकि बंद आकृति है और रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि चलिए 8 कोणों को आप रिप्रेजेंट करके बताइए, ठीक है, कहाँ कहाँ पर 8 कोण बन रहे हैं, तो आप देखो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर ये 8 कोण बन रहे हैं। तो आप कह सकते हो सर एक तो अंदर में यहाँ पर मुझे कोण नंबर 1 दिख रहा है, नंबरिंग आप कैसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जहाँ पर 1 लिख रहा हूँ वहीं पर आप भी लिखो। कोण नंबर 2 यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कोण नंबर 2 है। कोण नंबर 3 मैं कह सकता हूँ ये वाला है, और कोण नंबर 4 कुछ यहाँ पर है, ठीक है। कोण नंबर 5 मैं कह सकता हूँ यहाँ पर है, और कोण नंबर 6 यहाँ पर है। अब 7 और 8 कहाँ पर बन रहा है, देखो कोण नंबर 7 हम जब भी किसी आकृति की बात करते हैं तो अंदर वाले कोण की बात करेंगे। तो कोण 7 ये वाले कोण को आपको रिप्रेजेंट करना है, ये ध्यान दीजिएगा। कोण 7 इस वाले को बोलोगे, बाहर की तरफ नहीं बताना है, ठीक है। तो बाहर की तरफ नहीं बताना है, अंदर की तरफ बताएंगे कोण 7। और कोण 8 कौन सा है, तो आप बोल सकते कोण 8 ये वाला कोण है। तो दिख रहा है आपको 8 भुजा भी हो गया, 8 कोण भी हो गया, शीर्ष भी गिनेंगे तो 8 ही आएगा। क्लियर है, ये समझ में आया कि हमारे पास 8 भुजा थी, 8 कोण थे, 8 शीर्ष भी रहेंगे, ठीक है। तो कभी भी आपसे काउंटिंग पूछे जाए ना, सिर्फ गिनती पूछी जाए, तो जो भी आपको आसान लगे उसको काउंट कर दीजिए, सभी बराबर रहेंगे, ठीक है। तो इस फिगर को देखिए और मुझे बताइए यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है, कोनों की संख्या कितनी है और शीर्षों की संख्या कितनी है। तो सारे गिनने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक चीज काउंट कर लीजिए, आपका तीनों का आंसर आ जाएगा। 11, फिर से काउंट करो, 11 है क्या, इसको काउंट करिए। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 सर 11 6 कोना 11 शीर्ष 11 7 8 9 10, 10 आ रहे हैं ना, 11 कैसे आ रहे हैं, शीर्ष तो 10 आ रहे हैं। तो 1 2 सॉरी सर सर 3 सॉरी 4। काउंट स्टार्ट की थी ना, उसी को दोबारा गिन लिया था, इसलिए अच्छा सर उसी का तो, मिस्टेक हो गई। हाँ थोड़ा ध्यान से करना। हाँ यहाँ पर क्या है ना कि आप मोबाइल पर गिनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसको आप अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करना, एग्जाम में, अच्छा एग्जाम में जब आएगा तो आपके पास पेपर रहेगा तो थोड़ा हाईलाइट कर देना, ठीक है, और मोबाइल पर सर थोड़ी उसमें प्रॉब्लम हो रही है। कैंसिल भी होगी। ठीक है, तो 5 6 7 8 गलती 9 सी हो गई। 10, कोई बात नहीं, गलतियां होती है, कोई बात नहीं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है, 10 शीर्ष है, तो हमने क्या काउंट किया, 10 शीर्ष काउंट किया। अब अगर शीर्ष 10 है तो भुजा भी 10 रही होगी, है ना, भुजा भी हमारे पास 10 रहे होंगे। और कोण भी आपसे पूछ ले तो कोण भी बोलोगे सर कोण भी हमारे पास 10 रहे होंगे। अगर बोला जाए कि बताइए कहाँ कहाँ पर कोण बन रहे हैं, तो बस आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे ना, ये सारे के सारे कितने हैं, आप बोलोगे सर ये सारे के सारे, हर एक शीर्ष के पास एक कोण बनेगा, है ना। आप कह सकते हो जितने शीर्ष होंगे हर एक शीर्ष के पास एक कोण बनेगा, भुजा भी 10 रही होगी, क्लियर है, भुजा भी 10 रहेगा यहाँ पर हमारा। तो कभी भी कोई आकृति पूछा जाए, बंद आकृति अगर रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, तो वहां पर आप कह सकते हो सर भुजा की संख्या, कोनों की संख्या और शीर्षों की संख्या ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये तीनों के तीनों हमेशा बराबर होंगे, और जो भी आपको आसान लगे वो काउंट कर लेना। चलिए अभी बताइएगा, जितना भी चीज मैंने बताया अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए एक बार जल्दी से, कोई भी डाउट है तो डी लिखो, यस अगर कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, मैं आपसे पूछ लूंगा। अभी पोल में क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन काफी सिंपल सा इस टॉपिक का, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस फिगर में भुजाएं और कोणों की संख्या काउंट करनी है और बतानी है, कितने भुजाएं हैं कितने कोण हैं।
इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भुजा और कोनों की संख्या बताइए। सर ये 5 भुजा 5 कोना। अच्छा बताओ, विशाल के नाम से जो बच्चे हो, आप पहली बार क्लास नहीं कर रहे हो ना, रेगुलर क्लास करते हो आप। आपको पता है पोल सेक्शन में जाना है, पोल सेक्शन में आंसर दीजिए, 3 डॉट होगा नीचे में, वहां पर क्लिक करिए, एक्टिविटी पे जाइए। ऐसे आप तो आंसर करते हो पोल में, ठीक है। तो क्लास में जो रूल्स है उस रूल्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है हमेशा क्लास में। तो दी गई आकृति में भुजाओं और कोनों की संख्या बताइए। अच्छा, इसमें इतना समय लग रहा है कि अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो बहुत आसान मैंने क्वेश्चन है। भेज दिया है पोल में। अच्छा, भेज दिया ना, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे, बस लास्ट 5 सेकंड है सर आंसर की। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए जल्दी से। सेकंड, स्क्रीन तो विजिबल है, स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है, ठीक है। ठीक है, तो अभी वेट कर लेते हैं। अभी दिख रही है आईना एंड खुशी, आप दोनों ने ज्वाइन किया है, अभी दिख रही है स्क्रीन। लास्ट 5 सेकंड रुकते, चलिए 5 4 3 2 1, हो गया सभी का। चलिए तो अभी एंड करते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या होगा। ऐसे ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ कठिन लगेगा नहीं आपको। देखो यहाँ पर बोला गया था कि कितने भुजाएं हैं और कितने कोण हैं। तो आप क्या करो, कुछ भी काउंट कर लो, या तो भुजा काउंट कर लीजिए चाहे कोण काउंट कर लीजिए। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर भुजा कितनी है, जिस भी रेखाखंडों से मिलकर बनी होगी, तो आपको सर एक भुजा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3, भुजा नंबर 4 और भुजा नंबर 5। तो आपको सर 5 भुजा है। ऑप्शन नंबर ए में देखे तो भुजा 5 लिखा होगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में देखा तो भुजा 4 है, ये गलत है। ऑप्शन सी में भुजा 4 है, यहाँ पर गलत है, तो सारे गलत हो गए। आपको भी सर ऑप्शन नंबर ए में सही दिख रहा है, भुजा 5 है। और भुजा 5 है तो कोण भी 5 रहा होगा, कौन कौन से? कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, है ना। तो 5 कोण है, तो आपको सर भुजा भी 5 थी, कोण भी 5 थे, ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर है, बहुत आसान था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से करना है कि कोणों की संख्या बतानी है, ठीक है। अब इसमें हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कि आप गलती कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से चेक करो कि इस आकृति में कोणों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एंगल्स बतानी है। दी गई आकृति में कोणों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ एंगल्स बताइए। सर मैंने भेज दिया इस पोल में। ठीक है, तो आप क्या करो, इसके लिए मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको। एक चीज मैंने बताया था कि किसी भी बंद आकृति में अगर वो रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है तो भुजा की संख्या, कोनों की संख्या और शीर्षों की संख्या बराबर होती है। जो भी आपको आसान लगे वो काउंट करिए, अंदर वाले सारे कोनों को काउंट करिए, या फिर शीर्षों को काउंट करिए, या फिर भुजा को काउंट करिए। अच्छा, कुछ बच्चे बार बार लिफ्ट करके ज्वाइन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? स्क्रीन अभी दिख रही है ना? ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर काउंट करना है एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स या कोनों की संख्या। या फिर आप शीर्षों की संख्या काउंट कर लीजिए, या फिर आप सिर्फ भुजाओं की संख्या काउंट कर लीजिए, सारे बराबर होंगे। और ये हमेशा याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। किसी भी रेखाखंड से बनी हुई बंधाकृति में भुजा, कोण और शीर्ष बराबर होते हैं। लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। ऐसे ये सारे क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगना चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अभी चैट में आप लोग बता सकते हो, जिनका भी नहीं हुआ है पोल में, मतलब आप में से कुछ बच्चे जिसका पोल नहीं आता, चैट में लिख दीजिए कोनों की संख्या कितनी है, सी, है ना। चलो आपको होगी सर 12, कैसे 12 होगा? देखो आप यहाँ पर गिनती करना स्टार्ट कीजिए।
आप बोलोगे सर एक कोण तो मुझे अंदर में यहाँ पर दिख रहा है, जहां भी दो भुजाएं मिलेगी वहां पर अंदर में एक कोण बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर कोण नंबर 1 मुझे यहाँ दिख रहा है, कोण नंबर 2 आप कह सकते हो सर ये वाला है कोण नंबर 2, है ना। कोण नंबर 3 कहाँ पर दिख रहा है, कोण नंबर 3 ये वाला है, दो भुजा का मिलने से यहाँ पर कोण 3 बन गया। ये वाले को आप बोलोगे सर कोण 4 है हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं कोण नंबर 5। यहाँ पर दिख रहा है कोण 6, यहाँ पर दिख रहा है मुझे कोण 7 और ये कोण 8। तो 8 कोण तो काफी आसानी से दिख गए। बाकी के 4 कोण कहाँ पर है, तो बाकी के 4 कोण आप कह सकते हो सर यहाँ पर भी दो भुजाएं मिल रही है, इसको आप देखो एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो इन दोनों भुजाओं के मिलने से एक कोण यहाँ पर भी बना होगा। तो एक कोण यहाँ पर अंदर की तरफ बन रहा है कोण नंबर 9। यहाँ पर आपको कह सकते हो सर ये दोनों भुजाओं के मिलने से कोण नंबर 10 बनेगा, यहाँ पर ये दोनों भुजाओं के मिलने से कोण नंबर 11 बन रहा है और यहाँ पर कोण नंबर 12 मिल रहा है। ठीक है, तो 12 कोण अंदर की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 12 आंसर आएगा। आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे तो समझ में आ गया ना 12 कोण दिख गए आपको, ऐसे भी आप काउंट कर सकते थे। कोण के जगह पर हम लोग शीर्ष काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। आप कहोगे सर 12 शीर्ष है, हर एक शीर्ष पर एक कोण बनेगा तो आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते थे, 12 शीर्ष है तो 12 कोण भी रहेंगे। ठीक है, काफी आसान था, इस तरीके से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन करिए, यहाँ पर बोला गया है दी गई आकृति में शीर्षों की संख्या बताइए, वर्टेक्स की संख्या बताइए। ठीक है, तो ये तो और भी आसान क्वेश्चन आ गया आपके लिए। चलिए, तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वर्टेक्स बताना है। शीर्षों की संख्या कितनी है इस आकृति में, नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो शीर्ष क्या होता है, जहां भी दो भुजाएं मिलेगी जिस बिंदु पर मिलेगी वह बिंदु वर्टेक्स हो जाएगा, उस बिंदु को शीर्ष कहेंगे। आंसर कीजिए क्या होगा आंसर आपका, शीर्षों की संख्या नंबर ऑफ वर्टेक्स। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन है। किसी भी आकृति को आप देखकर बस काउंटिंग करना है, काफी जल्दी से दिख जाएगा आपको। वर्टेक्स की संख्या, शीर्षों की संख्या, जहां पर भी दो भुजाएं मिलती है वहां पर शीर्ष का निर्माण हो जाएगा। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड है। चलिए, तो आंसर सभी को करना है, जो भी बच्चे क्लास में हो सभी लोग आंसर दीजिए ताकि आपका एक रिपोर्ट बने, एक अच्छा रिपोर्ट बने। काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास, ये सारे आसान क्वेश्चन का सही आंसर दोगे एक अच्छा रिपोर्ट बनेगा, काफी जल्दी आंसर कर सकते हो। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे, 5 4 3 2 मैंने पोल में आंसर भेज 1। ठीक है, हाँ चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप कह सकते हो सर दी गई आकृति में अगर शीर्षों की संख्या पूछी जा रही है तो शीर्ष क्या होता है, जहां भी दो भुजाएं मिलेगी। आप कह सकते हो सर एक भुजा ये वाला दिख रहा है, एक भुजा ये दिख रहा है, ये दोनों भुजा यहाँ पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहेंगे, इसको शीर्ष कहेंगे। तो आपको सर एक शीर्ष मुझे यहाँ दिख रहा है, एक शीर्ष मुझे कुछ यहाँ दिख रहा है शीर्ष नंबर 2, एक शीर्ष ये वाला दिख रहा है शीर्ष नंबर 3, शीर्ष नंबर 4 और शीर्ष नंबर 5, है ना। तो 5 शीर्ष है, 5 वर्टेक्स है या 5 वर्टिसेस है ना। आप कहोगे सर 5 वर्टेक्स है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही है। इसमें अगर मैं आपसे भुजा की संख्या पूछूं तो क्या बोलोगे, भुजा की संख्या कितनी होगी। अगर 5 वर्टेक्स है तो 5 शीर्ष है तो 5 कोण भी रहेंगे और 5 भुजा भी रहेगी, है ना। तो सभी चीज बराबर रहेंगी। ठीक है, तो 5 भुजा 5 कोण भी रहेंगे। अगर कोण भी पूछा जाता तो 5 ही होता, भुजा भी 5 होगी। इतना क्लियर है। चलिए, तो कोण भुजा और शीर्ष से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे आप काफी जल्दी समझ जाओगे क्या है शीर्ष हमारा, क्या है भुजा और क्या है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, अगले टॉपिक में आपको पढ़ना है बिंदु क्या है, कोलिनियर पॉइंट क्या है और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है। पॉइंट तो काफी आसान चीज है, आप सभी को पता है बिंदु क्या होता है। तो बिंदु के पोजीशन के आधार पर बिंदु को दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, या तो वो संरेख बिंदु होंगे या फिर असंरेख बिंदु होंगे। तो संरेख या असंरेख बिंदु, कोलिनियर या नॉन कोलिनियर पॉइंट पढ़ने के पहले हम लोग देखते हैं कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के क्या प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, अगर पॉइंट क्या है, आपके पास पेन है, अगर आप अपने पेन से अपने कॉपी पर एक डॉट बनाओगे, ठीक है, बहुत सूक्ष्म सा बहुत छोटा सा एक आकृति बनेगा ना, तो उसी डॉट को क्या कहते हैं, उस डॉट को हम कह सकते हैं सर हमारा एक बिंदु है।
ठीक है, कैसे बनाते हैं? आपके पास पेन है, पेन से कुछ इस टाइप से आप डॉट बनाते हो अपने कॉपी पर, है ना। तो इस डॉट को क्या कहते हैं? बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही पॉइंट, हाँ पॉइंट ही डिफाइन कर रहे हैं। पॉइंट क्या है? एक छोटा सा डॉट है, ठीक है, बहुत ही छोटा होगा। अगर मैं आप अगर इस तरीके से भी बनाऊं, है ना, अगर मैं इतना ही बना रहा हूँ तो मैं इतना बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिख पाए। अगर इससे छोटा बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन पॉइंट है क्या? इससे भी छोटा है, बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म है, ठीक है। जैसे आप सुई का नोक समझ सकते हो, सुई का नोक हो गया, आपके पेन का जो निब हो गया आगे का, है ना, तो इसको कहोगे सर पॉइंट है, हमारा डॉट है। पॉइंट को देखो नाम भी देते हैं, किसी भी आकृति को आप नाम देते हो मैथ्स में। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ पॉइंट बना दूं, एक पॉइंट ऐसे बनाया, दूसरा पॉइंट बनाया, तीसरा पॉइंट बनाया, अब इन तीनों पॉइंट को क्या करेंगे? नाम अगर देना हो तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से नाम देते हैं। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लेटर से नाम दोगे, ए बी सी, और कोई पॉइंट बना दिया, मान लो इसको नाम दे दिया एक्स, एक और पॉइंट बनाया, इसका नाम दे दिया एम। तो इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट से नाम दोगे, ध्यान दीजिएगा कैपिटल लेटर का यूज करना है, बड़े अक्षरों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट में हमें और क्या पता होने चाहिए? बिंदु में आपको ये ध्यान देना है कि बिंदु की ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, बहुत ही छोटा सा है ना, अत्यंत सूक्ष्म है। तो आप कह सकते हो सर पॉइंट में ना ही लंबाई होती है, ना ही इसकी कोई चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। तो इंग्लिश में अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो लिख देना नो लेंथ, इसमें कोई भी लंबाई नहीं होती, कोई भी चौड़ाई नहीं होती इसकी, है ना, और कुछ भी इसमें हाइट नहीं होता, बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म बिंदु है। समझ में आया कि नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, ना ही लंबाई होगी, ना ही चौड़ाई होगी, ना ही ऊंचाई होगी। इतना समझ में आया पॉइंट के बारे में? बताइए, ये क्लियर है? ये नोट कर लिया, पॉइंट में ना ही लंबाई होगी, ना ही चौड़ाई होगी, ना ही ऊंचाई होगी। अब देखो अगला चीज, जो चीज मैंने बताया था कि संरेख बिंदु क्या है और असंरेख बिंदु क्या है, कोलिनियर पॉइंट क्या है और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है, ये समझो। जैसे मैंने आपको क्या लिखा यहाँ पर, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो, अगर सीधी रेखा पर स्थित होगी तो उसको कहेंगे संरेख बिंदु या कोलिनियर। देखो नाम से ही क्लियर है, संरेख मतलब एक ही रेखा पर, कोलिनियर, को मतलब एक ही, लिनियर मतलब लाइन पर। तो एक ही लाइन पर अगर स्थित है, एक ही सीधी रेखा पर स्थित है तो उसको कोलिनियर कहेंगे। जैसे समझिएगा, आप स्कूल जाते हो तो सीधे जाकर क्लासरूम में नहीं बैठते होगे, है ना, पहले प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कुछ इस तरीके से एक पंक्ति बनाते हो ना, एक के बाद एक खड़े होते हो। तो कुछ इस तरीके से आप अगर खड़े हो, कुछ बच्चे अगर इस तरीके से खड़े हैं, तो आप क्या कहोगे? सर एक सीधी रेखा में खड़े हैं ये सारे, है ना। तो ये सारे अगर एक सीधी रेखा में खड़े हैं, जिसको कहेंगे कोलिनियर, एक संरेखीय रूप से खड़े हैं ये सारे। तो अगर मैं एक पॉइंट के बारे में बताऊं, तो यहाँ पर अगर मैंने कुछ पॉइंट बनाया, तो आप कह सकते हो सर ये तीनों पॉइंट जो है, अगर इसको मैं मिला रहा हूँ तो मैं 2 पॉइंट, चलो मैं दूसरे कलर से मिलाता हूँ, चलो आप कहोगे सर अगर मैं इसमें से किसी भी पॉइंट को मिलाता हूँ और इसको आगे बढ़ाता हूँ, जिसका तीसरा पॉइंट जो है इसी लाइन पर लाई कर गया, है ना, तो आप कह सकते हो सर ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पर स्थित हैं। तो इन तीनों पॉइंट को क्या कहेंगे? बिंदु ए बी और सी को क्या कहेंगे? आप कहोगे सर ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? ये तीनों बिंदु संरेख बिंदु है। क्लियर हुआ? कोलिनियर पॉइंट क्या होगा, संरेख बिंदु क्या होगा, समझ में आया? एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है। अगर एक रेखा पर स्थित नहीं रहेंगे तो उसको असंरेख बिंदु कह देंगे, नॉन कोलिनियर कहेंगे, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास इसको इस तरीके से कुछ बिंदु है ए बी सी, है ना, यहाँ पर कुछ नाम दे दिया ए बी सी डी, ये 4 बिंदु है। आप क्या करो, किसी भी 2 बिंदु को मिलाइए, है ना, किसी भी 2 बिंदु को मिलाइए और इसको आगे बढ़ाते जाइए। दिख रहा है कि आपको जब बढ़ाया आपने तो ये चारों के चारों बिंदु आपको एक ही लाइन पर स्थित दिख रहे हैं, एक सिंगल लाइन पर दिख गए, चारों के चारों एक लाइन पर स्थित है। तो ए बी सी डी को क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कह देंगे। समझ में आया? ठीक है, कोलिनियर पॉइंट क्या है? एक ही बिंदु, एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, एक ही सीधे रेखा पर स्थित बिंदु। अगर मैंने कुछ ऐसे बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया और एक पॉइंट यहाँ बनाया, तो इसको आप कहोगे सर अगर मैंने ऐसे कुछ बिंदु बनाए पी क्यू आर, ठीक है, ये 3 बिंदु बना दिए, इसको आप संरेख बोलोगे क्या? इसको जब आप मिलाओगे तो आपको क्या दिख रहा है? ये एक ही रेखा पर स्थित है क्या? एक रेखा पर स्थित नहीं है, 2 अलग अलग रेखा दिख गई, ठीक है। तो आप कहोगे सर एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, इसको कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट, इसको क्या कहेंगे? असंरेख, ठीक है, इसको क्या कहोगे? असंरेख। क्लियर है? इसको असंरेख बिंदु कह देंगे क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। एक चीज और नोटिस कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी 2 बिंदु, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, मतलब कोई भी 2 बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं। आप 2 पॉइंट्स कहीं पर भी बना लो अपने कॉपी में, एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक लाइन आप यहाँ से गुजार ही सकते हो, एक लाइन जरूर होगा जो इन दोनों से होते हुए गुजर जाए, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर 2 पॉइंट हम कैसा भी बना लें, एक बिंदु, एक लाइन तो वहां से गुजर ही जाएगा। तो पॉइंट पी और क्यू की बात करेंगे
तो दो बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स अगर बनाएंगे तो हमेशा कोलिनियर होंगे, एक लाइन हमेशा वहां से चला जाएगा, चाहे आप कैसे भी बना लो। यहाँ पर 3 पोजीशन मैंने बना रखे हैं, देखो। तो अगर मैंने 2 बिंदु बनाया P और Q, 2 बिंदु है, आप सीधे एक लाइन यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। आप कह सकते हो सर एक लाइन जरूर होगा जो इन दोनों से क्रॉस कर जाए, ठीक है। मैंने एक और 2 पोजीशन देखा, मैंने यहाँ पर A और B बना दिया, तो आप कह सकते हो सर A और B से भी गुजरता हुआ एक लाइन हम बना सकते हैं, ठीक है। एक सॉरी, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है। एक लाइन हमने बना दिया, मतलब कह सकते हैं ना A और B क्या है, ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित पॉइंट है, तो A और B क्या है, कोलिनियर है यानी संरेख है। उसी तरीके से आप कह सकते हो सर अगर हमने 2 पॉइंट और बनाया M और N, ठीक है, M और N, इस तरीके से 2 पॉइंट है, तो आप कह सकते हो सर एक लाइन तो यहाँ से गुजर ही जाएगा ना, तो एक लाइन तो यहाँ से गुजर ही जाएगा, तो कहेंगे सर 2 बिंदु कैसे भी आप बना दो, 2 बिंदु हमेशा ही कोलिनियर होगा, हमेशा संरेख होगा। ये क्लियर है, ये समझ में आया। 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे, हमेशा ही संरेख होंगे, ठीक है। अगला देखिए, असंरेख बिंदु का क्या बताया था मैंने आपको कि असंरेख बिंदु क्या होगा। डेफिनेशन देखिए क्या लिख रखा है आपको कि सर यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है तो वे असंरेख बिंदु कहलाएंगे, ठीक है, असंरेख बिंदु कहलाएंगे। जैसे कि आप मान के चलो सड़क पर जब लोग चलते हैं तो लाइन बनाकर नहीं चलते ना, आप कह सकते हो सर एक कोई यहाँ पर चल रहा है, कोई एक यहाँ चल रहा है, कोई एक यहाँ चल रहा है, तो कुछ इस तरीके से चल रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये क्या है, असंरेख है, मतलब एक ही सीधी रेखा पर नहीं खड़े हैं। तो इस तरीके से अगर मैं पॉइंट बना दूं, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो आप अगर इनको मिलाइएगा तो आप देख सकते हो सर एक सीधी रेखा पर स्थित है क्या। चलो इसको मैं दूसरे कलर से मिला रहा हूँ, तो आप कहोगे सर आपको दिख रहा है सर अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर नहीं स्थित है, एक बिंदु दिख रहा है जो इस लाइन पर स्थित नहीं है। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, इन तीनों को आप मिला दीजिए, 3 पॉइंट ऐसे मिलाया मैंने, ये 3 पॉइंट को आप जब मिलाओगे तो आपको क्या दिखेगा, एक सीधा लाइन दिख रहा है क्या, नहीं सीधा लाइन नहीं दिख रहा, तो आप कहेंगे सर ये असंरेख है। क्लियर हुआ, असंरेख का मतलब सीधी रेखा पर स्थित नहीं होगा, असंरेख होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप उदाहरण देखिए, आप कह सकते हो सर यहाँ पर हमारे पास कुछ बिंदु अगर दिए गए हैं ABCD, हमें अगर चेक करना हो कि ये संरेख है कि असंरेख है, सीधे आप इन सभी को मिला दीजिए, है ना, इन सभी को मिला दो। तो इन सभी को मिलाने पे क्या दिख रहा है हमें, इन सभी को मिलाने पे दिख रहा है सर एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, तो इसको असंरेख कह देंगे, ठीक है, इसको आप असंरेख कहोगे, नॉन कोलिनियर कहोगे, एक सीधी लाइन पर स्थित नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने सबसे पहले बिंदु के बारे में देखा, पॉइंट क्या है, इसमें ना ही लंबाई होगी, ना ही चौड़ाई होगी, ना ही ऊंचाई होगी, बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म बिंदु है। संरेख बिंदु क्या होगा, एक ही सीधी रेखा पर स्थित बिंदुओं को संरेख बिंदु कहेंगे, और एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 4 बिंदु दिख रहे हैं PQRS, तो जब आपको इसको मिलाया आपने PQRS को, तो हमें दिख रहा है सर एक सीधा लाइन नहीं बन रहा है ना, तो आप कहोगे सर ये असंरेख बिंदु है। यहाँ तक क्लियर है, इतने सारे कंसेप्ट समझ में आए, तो जल्दी से मुझे वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो डी या एन लिख के बताओ, अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा पोल सेक्शन में। क्लियर है, चलो। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से संरेख बिंदु को पहचानिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में जो बिंदु दिए गए हैं वो संरेख बिंदु है, ठीक है। चलिए पोल में ऑन कर ही दे रहा हूं, चलिए पोल ऑन है, आपको बस संरेख बिंदु पहचानना है, कोलिनियर पॉइंट्स पहचानने हैं। तो दिए गए किस ऑप्शन में सारे बिंदु कोलिनियर है यानी संरेख है, एक ही रेखा पर स्थित। तो ध्यान से देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलो, तो क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ चुका है, तो अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर संरेख बिंदु हमें पहचाननी थी। आप ऑप्शन ए को देखिए, तो ऑप्शन ए में 3 बिंदु है DEF, आप अगर इनको मिलाइएगा तो आपको दिखेगा सर ये सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, तीनों ही एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो सर अगर हमने किसी भी 2 बिंदु को मिलाया तो हमें दिख रहा है सर बिंदु E जो है DF वाले लाइन पर स्थित नहीं है, तो हम कहेंगे सर क्या कहेंगे, ये हमारा असंरेख बिंदु है, तो संरेख नहीं है तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। उसी तरीके से सी देखिए, ये तो आपको साफ दिख रहा है सर एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, तो कहेंगे सर ये भी आंसर नहीं होगा, यह असंरेख बिंदु है। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो 3 बिंदु है PQS, ये तीनों साफ मुझे दिख रहा है सर एक सीधी लाइन पर स्थित है ना, PQS तीनों ही बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु S एक सीधा लाइन पर स्थित है, तो कहेंगे सर ये हमारा संरेख बिंदु हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है। डी को देखोगे तो अगर आप सारे बिंदु को मिलाइएगा तो आपको सीधा लाइन नहीं मिलेगा, है ना, इस तरीके से मिल रहा है, तो कहेंगे सर ABCD ये चारों बिंदु
असंरेख है, एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है तो इसको हम कहेंगे असंरेख, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। क्लियर है? तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे और भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, लाइन के बारे में पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे, रे पढ़ेंगे, रेखा रेखा खंड किरण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अगले क्लास में डिस्कस करते हैं आगे की टॉपिक। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, बताइए। कोई भी डाउट नो है आज की क्लास? अच्छा, नो डाउट सर, नो। ठीक। ओके सर, बाय।